अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कफ़ील कासिम और आज हम एनिमल फिजियोलॉजी के एंडोक्राइनोलॉजी के चैप्टर में से टेस्टिस का एज एन एंडोक्राइन रोल, टेस्टिस की एनाटॉमी फिजियोलॉजी ये हम देखने की कोशिश करेंगे। हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, इसमें परे हुए सेल्स का नाम देखेंगे, उनके स्ट्रक्चर का देखेंगे कौन कौन सी है, उसमें जो हार्मोन्स हैं उनका रोल देखने की कोशिश करेंगे और इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस का, उसको हम किसी हद तक स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है और कैसे हो रहा है और एक मैच्योर स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से स्टेप्स को में से एक स्पर्मेटोगोनिया को गुजरना पड़ता है। सो लेट्स हैव अ लुक। अगर हम सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर दैट इज़ लाइंग आउटसाइड द बॉडी इन द मेल्स, इन द ह्यूमन मेल्स, तो जनाब वो हमें तकरीबन इस तरह का नज़र आता है। उसके अंदर से ये जो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं, जो नालियाँ हैं बहुत सारी जनाब अली, इनको आप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हो। और यहाँ से फिर जो ये सारी की सारी नालियाँ हैं ये बेसिकली इकट्ठी हो जाती हैं और इकट्ठी होकर जो स्ट्रक्चर बनाती है उसे आप रेटिटेस्टिस बोलते हो। यहाँ से फिर एक वेन ऊपर की तरफ निकलती है जो बहुत ज़्यादा कॉन्वोल्यूटेड है और इसकी कॉन्वोल्यूशंस बहुत ज़्यादा हैं, इसको आप एपिडिडमस बोलते हो। एपिडिडमस फिर अपने आप को उस नाली के अंदर लेके चलती है जहाँ से स्पर्म्स को उठा के बॉडी से बाहर वाली जो स्ट्रक्चर्स हैं, यूरिथ्रा है, उस तक भेजा रहता है ताकि बॉडी से एक्सपेल कर दिया जाए एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन। उसको आप वैज डिफरेंस बोलते हो। इस जगह से जो नालियाँ हैं उनको आप वैज डिफरेंस भी बोलते हो, रेटिटेस्टिस भी आपने इसको बोल दिया। अब जब आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो एक इस किस्म का स्ट्रक्चर बना देना है, एक डायग्राम बना देनी है ताकि एग्जामिनर को पता चले कि वाकई इसको इस क्वेश्चन की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है ना उसका काफ़ी हद तक पता है। अगर आप ये जो ग्रीन लाइन नज़र आ रही है, अगर इसको देखें तो इसको ये वो नाली है, ये वो सैक है जिसके अंदर ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर जनाब ना पड़ा होता है और इसको आप स्क्रोटम बोलते हैं। ये जो सिस्टम है ये सारा का सारा आउटसाइड द बॉडी है और हर एक मेल के अंदर 2 टेस्टिस होते हैं और दोनों के अंदर यही वाला स्ट्रक्चर होता है। उसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, कुछ रेटिटेस्टिस हैं, उसके बाद एपिडिडमस है, उसके बाद वैस डिफरेंस है, यहाँ पे वैस डिफरेंशिया भी जनाब ने बोलते हैं। और एपिडिडमस के बाद जो स्ट्रक्चर आता है वैस डिफरेंस, यहाँ पे जाके किसी हद तक स्पर्म्स को जनाब ना अगली स्ट्रक्चर तक पहुँचाया जाता है। ये बेसिकली मैंने लिखा है टूवर्ड द यूरिथ्रा। जब ये यूरिथ्रा की तरफ जाएगा, क्योंकि यूरिथ्रा इंटरनल यूरिथ्रा है, उसके बाद एक्सटर्नल यूरिथ्रा बॉडी से बाहर निकालने के लिए, तो इसके साथ बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्लैंड्स भी अटैच होंगे जिनमें आप प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल्स बोलते हैं, जो कि अपनी अपनी सेक्रीशंस इस तरह यहाँ पे जनाब ने डालते रहेंगे स्पर्म्स के साथ। तो फिर ये जो फ्लूइड बन जाएगा आप उसको बोलेंगे सीमन। ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, अगर आप उसको काटें और काट के जनाब देखें तो आपको नज़र आता है कि ये जो बाहर बिल्कुल मेम्ब्रेन के साथ जो सेल्स पड़े होते हैं इनको आप बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। इनके अंदर माइटोटिक डिवीजन होती है, ये अपने आप को अपना नंबर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो उसके बाद जनाब एक स्टेज आती है जिसमें आप माइटोटिक डिवीजन के बाद पहली जो स्टेज आएगी उसको आप बोलते हो स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट फिर अपने आप को फर्दर से मेयोटिक डिवीजन 2 के अंदर लेके जाएगा और उसको आप बोलोगे स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे और जब ये सारी की सारी डिवीजन का प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो फिर जो स्ट्रक्चर बनेंगे उसको आप स्पर्मेटिड बोलेंगे। स्पर्म जैसे जैसे अब आप गौर करने वाली बात यह है कि आप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का इंटरनल स्ट्रक्चर ये देख रहे हैं, उसके अंदर स्पर्मेटोगोनिया, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, उसके बाद स्पर्मेटिड्स बन गए। ये जैसे जैसे मेम्ब्रेन से सेंटर की तरफ, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के सेंटर की तरफ चीज़ें मूव करती रहती हैं, प्रोसेस मूव करता रहता है। इस जो स्पर्म्स बनने का अमल है वो भी इस तरह जनाब ना आगे की तरफ चलता रहेगा। बेस के ऊपर स्पर्मेटोगोनिया है, आगे फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर नेक्स्ट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद स्पर्मेटिड्स हैं जो कि अभी मैच्योर स्पर्म तो नहीं है, उनके पास ये काबिलियत तो नहीं है कि एग की मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट कर पाएंगे, मगर वो एक ऐसा स्ट्रक्चर ज़रूर बन चुकी हैं जो कि डेफिनेटली आफ्टर गेटिंग सम मैच्योरिटी वो जो स्ट्रक्चर होगा वो जनाब अली अपने आप को कंप्लीट स्पर्म कहलाने के काबिल होगा। क्योंकि अगर आप स्पर्म का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि उसका जनाब एक हेड पोर्शन होता है और एक टेल पोर्शन होता है। यहाँ से कुछ किसी हद तक जनाब इसको मिड पीस भी बोलते हैं इस पोर्शन को।
अच्छा, हेड पोर्शन के अंदर दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं, एक आप उसको एक्रोसोम बोलते हैं और दूसरा न्यूक्लियस है। यहाँ पे किसी हद तक जनाब अली ना वो जितना भी साइटोप्लाज्म होता है उसको निकाल दिया जाता है बाहर, क्योंकि इसकी मोबिलिटी और वायबिलिटी को बड़ा मलहूज़े खातर रखा जाता है, क्योंकि ये वो वाला स्ट्रक्चर है जो कि मूव करेगा, इसके पास बड़ा फ्लैजिला बनेगा, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प करेंगे, इसके अंदर जो वेरी एसेंशियल ऑर्गेनेलीज हैं जिसको आप माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हो, गोल्गी अपरेटस बोलते हो, वो इसके अंदर किसी हद तक रखी जाएंगी, वरना बाकी सारी जनाब ना जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको बाहर निकाल लिया जाता है, साइटोप्लाज्म को बाहर निकाल लिया जाता है, इसकी स्ट्रक्चर को बड़ा स्लिम स्मार्ट बना के और इसकी मोबिलिटी और वायबिलिटी को बढ़ा के फिर छोड़ दिया जाता है। ये कंप्लीट स्पर्म बनने के अमल को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, स्पर्मेटिड्स तक के बनने के अमल को हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है जनाब अली ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिस के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं जो कि अंदर वाली साइड के ऊपर मौजूद हैं। अब अगर आप इसको इंटरनली देखते हो तो फिर इसका ये वाला स्ट्रक्चर, अब देखें एग्जामिनर ने जब ये पढ़ना है कि यार स्क्रोटम बिल्कुल इसको पता लग गया, उसके बाद टेस्टिस, उसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसके बाद रेक्टी टेस्टिस, उसके बाद एपिडिडिमस, उसके बाद उसने वेस्ट डिफरेंस को देखना है। और उसमें जब आप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का इंटरनल स्ट्रक्चर बताओगे उसको, उसमें जनाब अली सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया, फिर प्राइमरी सुपरमेटोसाइट, सेकेंडरी सुपरमेटोसाइट, उसके बाद स्पर्मेटिड्स, उसके बाद स्पर्म्स का नाम आप बताएंगे जनाब इसके अंदर, तो उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई इसने क्वेश्चन को पढ़ा हुआ है। अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर ना दो सेल्स बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नंबर 1 है सर्टोलाई सेल्स। ये वो वाले सेल्स हैं जो कि नरिशमेंट करते हैं, जो कि इस पूरे जो बनने वाला जो होने वाला अमल है जिसको आप स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, इसमें एनर्जी चाहिए, इसमें डिवीजन के लिए मुख्तलिफ काम होने हैं, इस पूरे सेल्स को ज़िंदा रखने के लिए एक माहौल चाहिए, वो सारे का सारा जो है ना वो सर्टोलाई सेल्स प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद है जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर, यहाँ पे आप इस तरह देख लें, इन जगहों पे कुछ सेल्स मौजूद होते हैं जो कि बाहर वाली साइड में हैं, ये वाले सेल्स, इनको आप बोलते हो इंटरस्टिशियल सेल्स या आप बोलते हो लीडिंग सेल्स। इनका काम होता है अपने अंदर से टेस्टोस्टेरोन को बाहर निकालना। नो डाउट द secretion of the sex hormone is under the supervision of the pituitary gland. When the gonadotropes are being secreted by the pituitary gland that is present in the brain, तो फिर वो जो गोनेडोट्रॉप्स हैं आके मेल बॉडी के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के लीडिंग सेल्स को कहते हैं कि भाई अपने अंदर से टेस्टोस्टेरोन को बाहर निकालो। व्हेन द टेस्टोस्टेरोन इज बीइंग सेक्रेटेड आउट फ्रॉम द लीडिंग सेल्स इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस, तो फिर वो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस को स्टार्ट करवाते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट करवाएंगे तो अल्टीमेटली इट विल टेक ऑलमोस्ट 48 to 72 आवर्स के तकरीबन इतना टाइम लगेगा जब इतने स्पर्म्स को बनाया जाएगा। एक दिन में तकरीबन 120 मिलियन स्पर्म्स को बनाया जाता है और इतने स्पर्म्स की प्रोडक्शन, इतने सेल्स की डिवीजन अंडर द सुपरविजन एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ द टेस्टोस्टेरोन एंड विद द हेल्प ऑफ द सर्टोलाई सेल्स जनाब ना ये सारा कुछ हो रहा होता है। नो देयर इज नो डाउट दैट पिट्यूटरी इज एक्चुअली कंट्रोलिंग द होल प्रोसेस, बट these leading cells, the Sertoli cells and the division of the spermatogonia, everything occurs at the age of puberty. जब एक बच्चा होगा वो जवानी की एज के ऊपर पहुंच चुका होगा, उसके अंदर फिर जनाब ना ये इस प्रोसेस को स्टार्ट करवा दिया जाएगा। उससे पहले उसके अंदर जो मेल सेक्स हार्मोन स्पेसिफिकली टेस्टोस्टेरोन है वो इतना सेक्रेट आउट नहीं करवाया जाता। अच्छा, एक तो ये बात इंपॉर्टेंट होगी। उसके बाद जो अहम बात है कि इस पूरे प्रोसेस में टेस्टोस्टेरोन ना सिर्फ इधर अपना काम करेगा बल्कि सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको भी जनाब ना बढ़ाने की कोशिश करता है, उनको भी मेंटेन करने की कोशिश करता है। इसके अलावा यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि जी जो वो ग्रोथ हार्मोन जो होगा वो यहाँ के सेल्स को मल्टीप्लाई करवाने में हेल्प करेगा। उसके अलावा ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो भी अपने तौर पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि जनाब जो सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टरिस्टिक्स स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो बड़ी स्ट्रीमलाइन हो सके। सो इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर एक वो जो गाइटन वाली बुक है उसका ये एक पार्ट जनाब ना आपको नज़र आ रहा होगा जिसमें ईस्ट्रोजन, ICSH, टेस्टोस्टेरोन और ग्रोथ हार्मोन, 4 मेन हार्मोन हैं जो कि यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सपोर्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से पूरे का पूरा सिस्टम जनाब ना चल रहा होता है। अब जब आपने क्वेश्चन लिखना है तो
इस पूरे प्रोसेस के साथ आपने स्ट्रक्चर को सबसे पहले बता देना कि यार ये वाली स्ट्रक्चर है जिसमें स्क्रोटम सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर टेस्टिस पड़े होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बहुत ज़्यादा कॉन्वोल्यूटेड है जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। एपिडिडमिस बताएंगे, वैस एफरेंशिया बताएंगे, वैस डिफरेंस बताएंगे, तो सारा कुछ जनाब ना उसको अंदाजा हो जाएगा वाकई इसने इस क्वेश्चन को पढ़ा हुआ है। देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट कंप्रोमाइज ऑन द डायग्राम विल रून योर पेपर, विल रून योर क्वेश्चन, वो तबाही फेर देगा जनाब इसकी। आपको डायग्राम के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना। याद रखें पेपर जो है वो इसका जो एक क्वेश्चन है वो 2 से 3 मिनट में चेक होगा। जब आप उसको ये जो वर्ड्स हैं ये उसको हाईलाइट करके उसको बता के आएंगे, स्पर्मियोजेनेसिस का वर्ड लिखाएंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस का वर्ड लिखाएंगे, तो उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई यार अगर ये 5 नंबर का सवाल है तो इसने 4.5 नंबर का सवाल किया हुआ है। अच्छा, अब ये जनरल पर्सपेक्टिव है। यहाँ के प्रोसेस को अगर आप थोड़ा सा बाहर निकाल के देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि यार ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, ये वाले सेल्स हैं जो कि बिल्कुल बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर इनिशियल सेल्स में जब माइटोटिकली डिवाइड करते हैं तो फिर अपना नंबर बढ़ाते हैं, और फिर जब इनके अंदर मियोटिक 1 डिवीजन होती है उसको आप बोलते हैं स्पर्मेटोसाइट्स, और स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं फिर अपने आप को फर्दर डिवाइड करवाते हैं। जनरल पर्सपेक्टिव है थोड़ा सा, वहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स भी थे, और ये फिर जनाब अली ने ये रिडक्शन डिवीजन आपको पता है मियोसिस 1 है, उसकी वजह से जनाब स्पर्मेटोसाइट के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ हो जाएगा, और फिर वो सस्टेन रहेगा, और फिर उसकी जनाब ना मैच्योरेशन होगी और उसके बाद कंप्लीट स्पर्म बनेगा। इनको आप स्पर्मेटिड बोलते हैं। दे आर नॉट एबल टू फर्टिलाइज, दे आर नॉट एबल टू क्रॉस द मेम्ब्रेन बिकॉज दे डोंट हैव द एक्रोसोमल रिएक्शन, द प्रॉपर एक्रोसोमल रिएक्शन इन देम, और इसका जो फ्लैजिला है वो बहुत छोटा है, वो उसकी मोबिलिटी के अंदर हेल्प नहीं कर सकता, और एग मेम्ब्रेन्स बहुत ज़बरदस्त किस्म की हैं, उसमें जोना पैलिसिडा है और वेटलाइन मेम्ब्रेन है, उसके बाद उसके बहुत सारे जनाब ना उसको पोर्शन को उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, और वो डाइजेशन के जो इंजाइम्स हैं वो गोल्गी अपरेटस बना के यहाँ पे एक्रोसोम के पास रखेंगी ताकि जनाब ना स्पर्म इस काबिल हो जाए कि वो एग मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट कर सके। मसला ये है कि इस पूरे स्पर्म, एक अच्छे और मैच्योर स्पर्म की प्रोडक्शन के प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, स्पर्मेटिड्स तक के प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। इस पूरे प्रोसेस को आपने इस तरह ड्रॉ करके आना है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को बता के आना है, टेस्टिस का स्ट्रक्चर इस तरह दिखा के आना है, सारे वर्ड्स को लिख के आना है, और 1 से 1.5 पैराग्राफ के अंदर आपने इसकी जनरल डिस्क्रिप्शन देनी है कि ये बॉडी के बाहर हैं और इनका इंपॉर्टेंट रोल ये है, ये अंडर द सुपरविजन ऑफ पिट्यूटरी हैं, ये सारी बातें आप लिख के आएंगे। आई होप आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो टेस्टिस हैं दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म्स because they have the cells, they have some endocrine cells like testosterone secreting cells, और वो कौन से सेल्स हैं? लीडिंग सेल्स। अब इन सारी स्ट्रक्चर्स की वजह से ही मेल बॉडी के अंदर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो डेवलप होती हैं। आई होप आपको इन बातों की समझ लग गई होगी। इसमें से कोई क्वेश्चन हो गया आप ज़रूर मुझसे पूछें, और आई होप आपको इन तमाम बातों की समझ भी लग गई है। तो नेक्स्ट जो होगा हमारा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज़ के ऊपर बात होगी, और उसमें हम देखेंगे कि ओवरीज़ जो हैं वो किस तरह, उनका स्ट्रक्चर किस किस्म का है, और वो जो स्ट्रक्चर है फिर जनाब अली उसके फ़ायदे कौन कौन से हैं, और कौन कौन से उसमें हार्मोन्स निकलते हैं, हार्मोन्स का आपस में इंटरप्ले किस किस्म का है, इस पे हमारी बातें होंगी। मैं हार्मोन्स को लिस्ट कर दूँ। टेस्टोस्टेरोन का जिक्र आपने करना है, ऊपर से आपने जनाब ग्रोथ हार्मोन का जिक्र करना है, इसमें एस्ट्रोजन का जिक्र करना है, LH या जिसको आप ICSH बोलते हैं, इन हार्मोन्स का आपने इस क्वेश्चन के अंदर ज़रूर जिक्र करना है, और फिर इंशाल्लाह अल्लाह खैर सलाम चलेंगे।